हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे होंगे, अगर आप कोई न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ 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 सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा चैप्टर्स का हिंदी में, जो कि और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब मेन बात पे आते हैं, जो कि है हमारा चैप्टर 3 यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। इसके पहले का जो चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, और फर्स्ट जो चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, उसके वीडियोस मैंने डाल दिए, आप चाहें तो देख सकते हैं। कोल्ड वॉर एरा का मैं और वीडियो लाने वाली हूँ, बट एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मैंने वीडियोस डाल दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। और कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में नोट्स भी मैं डाल दूँगी, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी, तो आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। और वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ 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 अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग फटाफट से इस चैप्टर का यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेंगे। इसका पहले तो परिचय देख लेते हैं, यानी कि ओवरव्यू। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन चैप्टर को। तो अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। एक लाइक कर दीजिएगा, 10 शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं ओवरव्यू। We have seen that the end of Cold War left the US without any serious rival in the world. हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई इसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी नहीं रहा। The era since then has been described as a period of US dominance or a unipolar world. इस घटना के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर, एक्सटेंड एंड लिमिट्स ऑफ दिस डोमिनेंस। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। वी बिगिन बाई नरेटिंग द स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट गल्फ वॉर टू द यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। We then pause to understand the nature of US domination with the help of the concept of hegemony. एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा ठहर कर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। After exploring the political, economic and cultural aspects of US hegemony, we assess India's policy options in dealing with the US. अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या हैं। फाइनली वी टर्न टू सी इफ देयर आर चैलेंजेस टू दिस हेगेमनी एंड वेदर इट कैन बी ओवरकम। और अंत में, अध्याय के अंत में, हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उबरा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को चैप्टर का ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अभी यहाँ पे बगल में एक फ़ोटो दिया हुआ है, इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कोई भी चीज़ फालतू का नहीं दिया रहता, तो आप फिगर्स या कुछ सोर्सेज को फालतू समझ के इग्नोर मत कीजिएगा। The attack on the Twin Towers of the World Trade Center in New York on 18 September 2001 has been seen as a watershed event in a contemporary history. यानी 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इससे समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ हमले और उसके बाद की स्थिति को बयां करती एक तस्वीर दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा धुआं उठ रहा है। यहाँ पे हमला किया गया था, यही फ़ोटो है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की ओर। मेन चैप्टर को पढ़ लेते हैं, देखते हैं उसमें। तो इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है आयशा, जाबू और आंद्रेई। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। Aisha was doing very well in her studies at a high school in the outskirts of Baghdad and was planning to study medicine in university. बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। She lost a leg in 2003 when a missile slammed into an aid raid shelter in which she was hiding with her friends. सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही
उसने अपनी एक टांग खो दी। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। नाउ शी इज़ लर्निंग टू वॉक ऑल ओवर अगेन। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। शी स्टिल प्लान्स टू बिकम अ डॉक्टर बट ओनली आफ्टर द फॉरेन आर्मीज लीव हर कंट्री। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की है, लेकिन तब भी जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। जाबू इज़ ए टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु लिव्ड इन दुर्बान, साउथ अफ्रीका। डरबन, ठीक है, मैंने दुर्बान पढ़ा, इसको डरबन पढ़ते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। हिज पेंटिंग्स आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। ही वॉन्ट्स टू गो टू आर्ट स्कूल एंड लेटर ओपन हिज ओन स्टूडियो। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है। हावेवर हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू स्टडी फॉर एन MBA एंड देन ज्वाइन द फैमिली बिजनेस। लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। द बिजनेस इज नॉट डूइंग सो टू वेल। Jabu's father feels that with an MBA degree, Jabu will be able to make the family business profitable. व्यवसाय फिलहाल मंद चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। आंद्रे इज़ अ यंग मैन लिविंग इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। युवा आंद्रे पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हिज पेरेंट्स आर इमिग्रेंट्स फ्रॉम रसिया। उसके माँ बाप बतौर आप्रवासी रूस से आए हैं। हिज मदर गेट्स वेरी एंग्री एवरी टाइम आंद्रे पुट्स ऑन ब्लू जीन्स टू गो टू चर्च। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती हैं। आंद्रे टेल्स हिज मदर दैट जीन्स आर कूल, दैट दे गिव him the sense of freedom. Andrei's father reminds his wife how they too used to wear jeans when they were youngsters in Leningrad, and for the same reason that their son now invokes. वह चाहती हैं कि आंद्रेई चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े। आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में जब रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई पहनता है। आंद्रेई हैज़ हैड एन आर्गूमेंट विथ हिज मदर। आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई। जाबू मे बी फोर्स्ड टू स्टडी अ सब्जेक्ट दैट ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन। हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट आयशा हैज़ लॉस्ट हर लेग एंड इज़ लकी टू बी अलाइव। इससे अलग आयशा की एक टांग आयशा अपनी एक टांग खो चुकी है और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हाउ कैन वी इवन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स इन द सेम ब्रेथ। इन समस्याओं के बारे में हम एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं। वी कैन एंड मस्ट डू सो। एज वी शैल सी इन दिस चैप्टर, ऑल थ्री हैव बीन इन डिफरेंट वेज अफेक्टेड बाई US हेगेमनी। हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हैं। We will meet Aisha, Jabu and Andrei again, but let us first understand how US hegemony began and how it operates in the world today. आयशा, जाबू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। We will follow the popular uses of the word America to refer to the United States of America. हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करते हैं। But it may be useful to remind ourselves that the expression America covers the two continents of North and South America and that the US is only one of the countries of the American continent. लेकिन यहाँ यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे।
Thus, the use of word America solely for the US is already a sign of US hegemony that we seek to understand this chapter. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत. द सडन कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन टुक एवरी वन बाई सरप्राइज. सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया. While one of the two superpowers ceased to exist, the other remained with all its power intact, even enhanced. दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था. Thus, it would appear that the US hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared from the international scene. इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से अलग हो गया या गायब हो गया. This is largely correct, but we need to keep in mind two riders to this. एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा. फर्स्ट, as we shall see in this chapter, some aspects of the US hegemony did not emerge in 1991 but in fact go back to the end of the Second World War in 1945. पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है. Second, the US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे. दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया. इट बिकेम क्लियर मच लेटर दैट द वर्ल्ड वाज इन फैक्ट लिविंग इन अ पीरियड ऑफ हेगेमनी. लेट अस देयरफॉर लुक एट दिस प्रोसेस बाय विच यूएस हेगेमनी गॉट एस्टैब्लिश्ड मोर क्लोजली. दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जा रही है. आइए हम उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज़्यादा गहरे तक जमा दिया. In August 1990, Iraq invaded Kuwait, rapidly occupying and subsequently annexing it. 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया. After a series of diplomatic attempts failed at convincing Iraq to quit its aggression, the United Nations mandated the liberation of Kuwait by force. इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी. For the UN, this was a dramatic decision after years of deadlock during the Cold War. शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था. The US President George H.W. Bush hailed the emergence of a new world order. अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी. A massive coalition force of 660,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated it in what came to be known as the First Gulf War. 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया. However, the UN operation, which was called Operation Desert Storm, was overwhelmingly American. इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है, फर्स्ट गल्फ वॉर. संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था. एन अमेरिकन जनरल नॉर्मन Schwarzkopf led the UN coalition and nearly 75% of the coalition forces were from the US. एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे. Although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all battles, the Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from Kuwait. हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दम हुसैन का ऐलान था कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा.
The first Gulf War revealed the vast technological gap that had opened up between the US military capability and that of the other states. प्रथम खाड़ी युद्ध की यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश से सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है. The highly publicized use of so-called smart bombs by the US led some observers to call this a computer war. Widespread television coverage also made it a video game war, with viewers around the world watching the destruction of Iraqi forces live on the TV in the comfort of their living rooms. बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया. इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी. इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया. दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह से धराशायी हो रही है. Incredibly, the US may actually have made a profit from the war. यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया. According to many reports, the US received more money from countries like Germany, Japan and Saudi Arabia than it had spent on the war. कई रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पे खर्च की थी, उससे कहीं ज़्यादा रकम उसे जर्मनी और जापान और सऊदी अरबिया जैसे देशों से मिली थी. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, द क्लिंटन ईयर्स, यानी कि क्लिंटन का दौर. डिस्पाइट विनिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, जॉर्ज H.W. बुश लॉस्ट द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1992 टू विलियम जेफरसन क्लिंटन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, हु हैड कैंपेन्ड ऑन डोमेस्टिक rather than फॉरेन पॉलिसी इशूज. प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी में के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए. क्लिंटन ने विदेशी नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था. बिल क्लिंटन won again in 1996 and thus remained the president of the US for 8 years. बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे. During the Clinton years, it often seemed that the US had withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in world politics. क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही. In foreign policy, the Clinton government tended to focus on soft issues like democracy promotion, climate change, and world trade rather than on the hard politics of military power and security. विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया. Nevertheless, the US on occasion did show its readiness to use military power even during the Clinton years. बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा. The most important episode occurred in 1999 in response to Yugoslavian actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo. इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई. अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्यवाही की. The air forces of the NATO countries led by the US bombarded targets around the Yugoslavia for well over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic and the stationing of a NATO force in Kosovo. कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है. इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की. स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई. Another significant US military action during the Clinton years was in response to the bombing of the US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania in 1998. क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी, केन्या और दार एस सलाम, तंजानिया के अमेरिका दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई.
These bombings were attributed to Al-Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by extremist Islamist ideas. अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया. Within a few days of this bombing, President Clinton ordered Operation Infinite reach a series of cruise missile strikes on Al Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan. इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फानाइट रीच का आदेश दिया. इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए. द यूएस डिड नॉट बोदर अबाउट द यूएन सेक्शन और प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन दिस रिगार्ड. इट वाज एलिज्ड दैट सम ऑफ द टारगेट्स वर सिविलियन फैसिलिटीज अनकनेक्टेड टू टेररिज्म. इन रेट्रोस्पेक्ट दिस वाज मियरली द बिगिनिंग. अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की. अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था. पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत भर थी. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगले टॉपिक जो है हमारा 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा. एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.